बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर में बहार की आमद है, मौसम खुशगवार हो रहा है और मौसम खुशगवार होने के साथ साथ अब इंतज़ामिया भी नए नए फैसले कर रहे हैं। अब इंतज़ामिया का बड़ा फैसला आ जाया है और आज कश्मीर में कॉलेजेस को खोल दिया गया है। तकरीबन 2 साल की मुद्दत के बाद यहाँ पे कॉलेजेस को खोला गया है। बच्चों के लिए अब कॉलेजेस में निसाब का अमल शुरू किया गया है। 2 साल की गैप रही है, बच्चों को मुश्किलात हुई, पढ़ाई का एक अच्छा खासा पीरियड जो है वो ज़ाया हो गया। ऑनलाइन जो बच्चों को तालीम देने की बात भी कही गई थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात भी कही गई थी, मगर सब कुछ ठीक ना हो पाया। अब इंतज़ामिया का फ़ैसला, आज बच्चों ने कॉलेजों का रुख किया। एक रौनक जैसी सड़कों पे देखने को मिली जब बच्चों को कॉलेज जाते हुए देखा गया। हमारे साथी इरफान फाजिल ने बच्चों के साथ, तलबा व तलबात के साथ बात की। कॉलेज खोलने के हवाले से, इस फैसले के हवाले से बच्चों ने खुशी का इजहार किया है। क्या कहना है बच्चों का, हम आपकी नज़र करते हैं। इतनी अच्छा महसूस हो रहा है आज कि 1-1.5 साल के बाद हमें कॉलेज आना फिर से पड़ा, क्योंकि हमें फेस टू फेस कांटेक्ट और भी वक्त मिला फेस टू फेस कांटेक्ट करने का। जैसे ऑफलाइन हम पढ़ते थे, हमारी रोज़ क्लासेस होती थी ऑफलाइन, बट उस चीज़ में वो मज़ा नहीं था जो फेस टू फेस में मज़ा होता है और जो कॉलेज में मज़ा आता है फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ या एक करिकुलम की एक्टिविटीज़ के साथ पार्टिसिपेट करने में जो मज़ा होता था वो ऑफलाइन मोड में मज़ा नहीं होता है। अभी आप ऑफलाइन मोड में, आपकी पढ़ाई फिर से शुरू हुई है, तो क्लास में जाने के बाद कैसी एक्साइटमेंट थी, कैसे पढ़ाया जा रहा था, क्या हाल डिफरेंट आपने देखा जो आप पहले देखते थे आज वैसा नहीं है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा था पहली क्लास में जब हम गए। टीचर ने पहले इंट्रो किया हमारे साथ, हमने भी उनके साथ ताल्लुक अच्छे से रखा कि हम कैसे पढ़ते थे। वैसे बहुत सारी डिफरेंस आई है क्लासरूम में, और टीचर्स में भी आधे स्टूडेंट पर्टिकुलरली जो अभी इमन और ऑड रोल नंबर्स हुए हैं, बट हम आधे फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पा रहे अभी इस टाइम, क्योंकि वो अलग है हमसे, उनकी क्लास वर्क अलग होने वाली और हमारी अलग होने। जी बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद हम कॉलेज आए और ऐसा लग रहा है कि मतलब 7वें आसमान पे खुशी बहुत है हमें, और एक्साइटमेंट है कि अब कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा। फैंटास्टिक। एक साइड से देखा जाए एजुकेशन का लॉस हुआ है, अब आप चाहते हैं कि कॉलेजेस कंटिन्यूसली खुलने चाहिए और ताकि आपका एजुकेशन का जो लॉस है वो फुलफिल हो जाए, और इसके साथ जो SOP गाइडलाइंस है व्हिच इज़ वेरी एंड मैंडेटरी टू फॉलो। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कॉलेज में हमारे टीचर्स, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, इन्होंने SOP गाइडलाइंस का बहुत ही अच्छे से फॉलो किया, और हम भी ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स भी करें, और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम SOPs का फॉलो करें। और जो ये गैप रहा है मतलब 1-1.5 साल का, इसमें बहुत सी नुकसान हुआ है हम बच्चों का, क्योंकि हम अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाए टीचर से, और ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी बट ऑफलाइन क्लास में मज़ा ही कुछ हो रहा है। क्लासरूम होके आए तो आपको लगा कि कैसे अरेंजमेंट्स वगैरह है? बहुत ही अच्छे से, ये तो साफ जाहिर है कि SOPs को फॉलो कर रहे हैं और हम भी अच्छे से क्लास दे रहे हैं। चलिए, ये रही तलबा व तलबात की बात। खुशी मसरत का दिन है, क्योंकि आज तालीमी निज़ाम जो है वो दोबारा पटरी पे लौट आया है। इंतज़ामिया ने, जो प्रिंसिपल्स है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो है, उन्होंने भी इंतज़ामात के हवाले से बात की। क्या कहना है उनका, हम आपकी नज़र करते हैं। आज से पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर डिवीज़न के, जम्मू के तो 1 फरवरी से खुल गए। आज कश्मीर डिवीज़न के कॉलेजेस बाज़ाब्ता तौर पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोल दिए गए। तो इस सिलसिले में हायर एजुकेशन ने पहले ही एक ऑर्डर निकाला था, तो उसमें ये हमें हिदायत दी गई थी कि बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग वो रखनी चाहिए, और जो फेस मास्क वो तो कंपलसरी बच्चों के लिए पहनना ज़रूरी है, और स्टाफ के लिए भी। इस बारे में उस ऑर्डर के मुताबिक मैंने 4 दिन पहले ही ये एक ऑर्डर निकाला था, एक नोटिस निकाली थी, प्रेस में भी दे दिया, अपने वेबसाइट पर भी दे दी थी और सोशल मीडिया पर, जिसमें पूरी गाइडलाइंस हमने बच्चों को दे दी थी कि कैसे कॉलेज आना। मसलन ये सोशल डिस्टेंसिंग तो के लिए ये ज़रूरी था कि मेरे पास जो 4,500 बच्चे, उनको हर दिन कॉलेज बुलाना तो मुश्किल है इन हालात में कोविड-19 की वजह से। इसलिए हमने एक फार्मूला यहाँ पर यहाँ पर एक फार्मूला के मुताबिक बच्चों को बुलाया। मेरे इस वक्त कॉलेज में 2nd सेम, 4थे सेमिस्टर और 6th सेमिस्टर के जो तलाब है वो ज़ेर तालीम है। अब हमने 3 दिन यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ऑड
रोल नंबर्स वाले बच्चे बुलाए। सर ये और बात सही है कि ऑड इवन को लेकर अगर बात करें तो इस तरह की खबरें आ रही है कि ऑड इवन में नंबर्स और खासतौर पे बच्चों को जो है क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, स्पेशली क्लासरूम में। नहीं, इससे ये हो जाएगा, मसलन हमारे ऑलरेडी हर एक सेक्शन में तकरीबन 80 बच्चे होते हैं। जब मैंने ऑड इवन कर लिया तो नेचुरली इट विल मर्ज टू 40, और 40 को 80 वाले क्लासरूम में एडजस्ट करना तो आसान है, और वहां पर सोशल डिस्टेंस भी रह जाएगी। अभी कोविड-19 मौजूद है और कोविड-19 के मौजूदगी में ही अब फैसला लिया गया कॉलेजेस का खोलने का, और कॉलेजेस खोलने के साथ साथ एसओपीज का भी ख्याल रखा जाएगा। मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी इरफान फाजिल। पिछले 1.5 साल से अगर बात करें वादी कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर पर मार, और उसी मार को लेकर कोविड पैंडेमिक 19 स्टिल ऑन, और इस बीच अब एक अच्छी खबर, उस खबर को लेकर बात करें तो हायर एजुकेशन क्लासेस, हायर एजुकेशन को लेकर बात करें तो कॉलेजेस का खुलना आज से फिर से शुरू हुआ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसले लिए थे और इन बिटवीन एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि कॉलेज में आके बच्चे जो है मुकम्मल तौर पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, और इस बीच ये भी खबर है, जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है प्रॉपर्ली मेंटेन की जाए। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो बच्चे जो है वो काफी ज्यादा खुश है, एक्साइटेड है, और श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी को लेकर बात करें तो लगातार फिगमेंटेशन के मामला, सैनिटाइजर्स के मामला, सैनिटेशन ड्राइव्स ये कंटिन्यूसली जारी है, क्योंकि 19 पैंडेमिक स्टिल कोविड-19 पैंडेमिक इज ऑन। मगर इस बीच ये भी एक खबर है कि ऑड इवन नंबर्स को लेकर बच्चों की क्लासेस जो है वो रेगुलराइज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रोल नंबर्स, और हमें आज यहां आके जरूर पता चला कि बच्चे बहुत खुश हैं, और साथ ही साथ जो इनका लॉस हुआ है एजुकेशन को लेकर उसे प्रॉपर्ली रिवाइव किया जाएगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तिजारती यूनिट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक नई पहल। अब तिजारती यूनिट खोलने के लिए, सन्नती यूनिट खोलने के लिए एनओसीज का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे कोई यूनिट खोलने की बात की जाए तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उससे पहले एनओसी लानी होती है। अब सरकार ने एनओसीज को ख़त्म कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग हुई है जहाँ पे ये फैसला लिया गया है। इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और यहाँ के तिजारत पेशा लोगों को जो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सनतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है ये। और बेरोज़गार नौजवान जिनके लिए सरकार बार बार कह रही है कि वो अपने यूनिट्स को कायम कर सकते हैं, उनके लिए कितनी राहत बड़ी खबर है ये एक बड़ा फैसला यहाँ की इंतजामिया ने किया है। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे हमारे सीनियर साथी सनम एजाज से। चलिए बराह रास्त हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगल विंडो सिस्टम अब मुतारिफ किया गया है और कितना बड़ा फैसला है और कितनी राहत मिल सकती है सन्नतकारों को। सनम, इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि अब एनओसीज को खत्म कर दिया गया है, अब सिंगल विंडो सिस्टम को मुतारिफ किया गया है, इस फैसले को आप किस तरह देख सकते हैं, और क्या यहाँ के जो तिजारत पेशा लोग हैं, सन्नतकार हैं, उनको फायदा मिल सकता है, या जो नए लोग सन्नत में आना चाहते हैं या तिजारत करना चाहते हैं उनको फायदा मिल सकता है? देखिए, हम सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब 2000 के आसपास नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में बनाई गई तब भी सिंगल विंडो सिस्टम था, और तब सिंगल विंडो सिस्टम ये था कि आपको एनओसीज वगैरह की जो परेशानी होती है, जो बहुत से डिपार्टमेंट से आपको इंडस्ट्री कायम करने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है, तो तब एक कायदा बनाया गया था कि एक ही फ्रेमवर्क में, तब मुझे याद है जयराम रमेश मरकजी इंडस्ट्रीज के वजीर हुआ करते थे, और श्रीनगर में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तब फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, और वो सिंगल विंडो सिस्टम कुछ दिनों के लिए चला था, लेकिन बाद में वही जो बीच में अड़चने आती रहती हैं वो दिखाई दी, और फिर वो पॉलिसी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी तब ऐलान की गई थी, एक पैकेज किया था, वो कहीं साफ तौर पे नजर आई। लेकिन अब की बार हम सिंगल विंडो सिस्टम पे नजर तो रखते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अब की बार जो फैसला वो उसमें यह है कि अगर आप इंडस्ट्री कायम करना चाहते हैं तो इसमें यह चीज है कि आपको वो 15-16 जो
एनओसीज, आपको पीएचई, आपको आरएनबी, आपको दूसरे डिपार्टमेंट जो एनओसीज लानी पड़ती थी, वो अब नहीं लानी पड़ेगी। वो आपको लानी है, लेकिन लेटरल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में। आपको पहले कारोबार शुरू, आपको इंडस्ट्री लगानी है तो उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक यानी आप इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं या इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर लगा रहे हैं। सरकार के इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप लगा रहे हैं तो आपको फिर बिजली वगैरह की जो एनओसी है वो तो बिल्कुल नहीं लानी है, आपको सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लानी है। उसके साथ साथ आपके पास रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, और फिर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की एनओसी लानी है कि फायर गैप है, फायर सर्विस यहाँ पहुंच सकता है, या इंडस्ट्री जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। यानी अब की बार सिर्फ 3 एनओसीज पहले आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो खड़ा, इंडस्ट्री जो अपना प्रोजेक्ट है वो खड़ा करने में लानी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा सा इससे ये एक चीज हम कह सकते हैं कि पहले 15-16, फिर ये बड़ा लंबा जो आदमी प्रोजेक्ट बनाता था, फिर उसका एक बड़ा वक्त जो है उस प्रोजेक्ट का पहले एनओसीज लाने में जाया हो जाता था, तो फिर वो थक हार के आखिरकार, क्योंकि हमारे यहाँ जो करप्शन का सिस्टम है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो थक हार के आदमी फिर छोड़ ही देता था। लेकिन अब की बार कुछ राहत है, 3 एनओसीज लानी है। और इंपॉर्टेंट अब इसमें है कि पहले सब्सिडी वाला सिस्टम होता था, वो सब्सिडी वाला सिस्टम जो है वो अब नहीं है, क्योंकि पहले इंडस्ट्री जब लगाते थे तो लोग सब्सिडी हासिल करते थे तो उसके साथ ही निकल जाते थे। सब्सिडी ले ली, इंडस्ट्री का खाका बना दिया, कुछ लोगों के साथ मिली भगत कर ली, लेकिन अब की बार वो सब्सिडी वाला सिस्टम जो है वो नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस इंडस्ट्रियल पैकेज में जो मरकज इंडस्ट्रियल पैकेज भी दिया है, और इंडस्ट्रियल पैकेज की पिछले दिनों जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर भी हैं, गवर्नर की मौजूदगी में, एलजी की मौजूदगी में, उन्होंने पूरा खुलासा इस तक किया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्रियल पैकेज जो है ये एक नया सेटअप यहाँ पे शुरू करेगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन कुछ रुकावटें यूजुअली होती रहती हैं, कुछ वो माइनर होती हैं, बड़ी कोई रुकावट नहीं है। सनम, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पे बेरोजगारी काफी ज्यादा है पढ़े लिखे नौजवानों की, जो बार बार सरकार कह रही है कि पढ़े लिखे नौजवानों को अब सन्नतकारी में आना चाहिए, उनको अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स कायम करने चाहिए। मगर अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें, यहाँ पे 2-3 जगह ऐसे हैं जहां पे ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है जहां पे लैंड अवेलेबल नहीं है। एक बड़ा ये सवाल ये है, क्या कोई इंडस्ट्री कायम करने के लिए इन इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर भी यूनिट खोल सकता है? क्या इसमें, इस पॉलिसी में ऐसा कुछ कहा गया है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लैंड बैंक जो सरकार ने बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और फिर अब इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए गए, टाउन लेवल्स पे बनाए गए। आपको बताऊं, श्रीनगर के पामपुर में भी बनाया गया है, श्रीनगर के रंगरेट में भी बनाया गया है, एचएमटी में ऑलरेडी है, बागल इमरदीन खान में है, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज में। और फिर इंपॉर्टेंट ये है, जो पहले जो इंडस्ट्रियल एरियाज में लोगों ने, बहुत से लोगों ने जमीनें ली हैं, फिर इंडस्ट्री नहीं लगाई, सब्सिडी ले गए, और सब्सिडी लेके उस जमीन पे अभी भी कब्जा है उसका, कोई इतनी बड़ी। अब सरकार ने उन जमीनों को भी खाली कराने, जो डिफंग इंडस्ट्रीज हैं जहां पे काम नहीं हो, तो फिर ये जमीन का मामला वहां पे है। और फिर अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर जमीन लगाना चाहता है, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो सरकार ने भी उसका प्रोविजन रखा है। उसके लिए बाकायदा तौर पे वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें वो सारी चीजें दिखानी होगी कि मैं कौन सी इंडस्ट्री, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की गई हैं जो इस इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर रखी जाएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस इंडस्ट्रियल पैकेज या इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी या कायदा और कानून जो है उसको जमीनी सतह पे अमलाने में यूजुअली जो हमारा जो एक लाल फीताशाही जिसे हम कहते हैं, वो रोड़े जो अटकाता रहता है, वो अगर रोड़े नहीं अटकाएगा तो सरकार की पॉलिसी में कहीं कोई बड़ी खामी दिखाई नहीं देती है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ लाल फीताशाही के जो रोड़े होते हैं वो अगर इसमें भी आते हैं तो ये फिर साफ जाहिर है यहाँ सरकारें कायदे बनाती हैं, लेकिन उन्हें कायदे और कानूनों को खिलाफ करते हैं या उनको नाकाम जो है वो हमारी लाल फीताशाही करती है। और सबसे बड़ी वजह यही है, अक्सर कहते हैं कि पैसे की माया जाल का जो चक्कर रहता है उसकी वजह से वो नाकाम हो जाती है। और अगर एलजी इंतजामिया इसको सीरियसली इंप्लीमेंट करना चाहती है, इसको लगाना चाहती है, तो सबसे पहले ये लाल फीताशाही यानी करप्शन को इन चीजों में रोकना पड़ेगा। एक कोशिश की है उन्होंने, जो इंडस्ट्रियल के लिए जो एनओसीज लाने की कोशिश की बात की गई है कि नहीं कम होंगी, तो ये तो एक बड़ी कोशिश है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सनम, मैं आखिर में जानना चाहूंगा, जहां लोगों को रागिब करने के लिए अब इन सिस्टम को ईज करने की कोशिश की जा रही है, जैसे एनओसीज एक बड़ा मामला था जहां पे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो अब खत्म किया गया है, मुस्तस्ना रखा गया है। मगर दूसरी तरफ जहां पे सब्सिडी की बात है, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता था, अब ये चीजें तो अवेलेबल है, अब सब्सिडी नहीं है। क्या ये सब्सिडी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि कोई नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बिजनेस यूनिट कायम करने के लिए उसको सब्सिडी जरूर मिलनी चाहिए थी?
देखिए, सब्सिडी तो सरकार जमीन में दे ही रही है। अगर आपको सरकार से जमीन दे रही है तो आपको करोड़ों की जमीन जो है वो दे रही है जमीन, और वो भी सस्ते दामों में दे रही है, बहुत कम उसके लिए पैकेज, तो सब्सिडी वहीं आ जाती है। और उसके बाद जिसको बिजनेस करना होता है तो वो कभी भी सब्सिडी का इंतजार नहीं करता है। जिसके मन होता है, जिसका विश्वास होता है, वो सब्सिडी का इंतजार नहीं करता है, वो लोन ले लेता है। लोन फैसिलिटी सरकार ने प्रोवाइड की, सब्सिडी नहीं जरूरी होती है, क्योंकि जब आपको मुफ्त का कहीं मिल जाता है, यूजुअली देखने में आया है जब मुफ्त का, इंसान का नेचर है, जब उसको थोड़ा मुफ्त का मिल जाता है तो मुफ्त के लोगों को माले मुफ्त, वो फिर हाल बेरहम हो जाता है। तो मुफ्त का माल जब होता है तो सब्सिडी वाला जो सिस्टम है ये खत्म किया गया है। लेकिन हाँ, सरकार पैकेज दे सकती है, सरकार इसमें टैक्स छूट दे सकती है, सरकार ने ओथ से इसमें प्रोविजन रखे हैं, उन तरीकों से सरकार मुआवनत कर रही है। लेकिन वो सब्सिडी वाला क्या। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया। सनम एजाज बात कर रहे थे और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां पे एनओसीज को अब खत्म किया गया है, इसे मुस्तस्ना रखा गया है। मगर कहीं ना कहीं अगर पॉलिसी को बढ़ावा देना है, सरकार को स्ट्रिक्टली इसको इंप्लीमेंट करना होगा, और जो लोगों को दिक्कतें आ रही है कोई यूनिट कायम करने में, उनको खत्म करना चाहिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे, आज से कॉलेजेस खुल गए हैं। अब सरकार का फैसला यह भी है कि 1 मार्च से यहां पे स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा, और इसके लिए सरकार जो है, इंतजामिया जो है या महकमे तालीम जो है, वो तैयारियां कर रहा है। बड़गाम के शेखुल आलम हॉल में आज बैक टू स्कूल प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जहां पे अब किस तरह स्कूलों में बच्चों को तालीम दी जाएगी, क्योंकि कोविड के बाद हालात कुछ मुख्तलिफ हो गए हैं। अब कोविड-19 में ही स्कूल उसको खोलना है, तो किस तरह अब बच्चों को वहां पे तालीम दी जाएगी, किस तरह सोशल डिस्टेंस रखनी है, इसके हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। जो हमारा ये प्रोग्राम आजकल चल रहा है, एक्चुअली आज अवेयरनेस दे रहे हैं सभी HOIs को, एडोप्टेड इंस्टीट्यूशन, जिसमें प्रिंसिपल्स भी आते हैं, हमारे हेड मास्टर्स भी आते हैं। तो बुनियादी काम हमारा यही है कि स्कूल खुलने से पहले ही हमारी स्कूल्स बिल्कुल इसके लिए तैयार होने चाहिए, जिसको हम स्कूल प्रिपेयरनेस बताते हैं। तो वहाँ पे स्कूल पे जो सफाई का इंतज़ाम है, चाहे स्कूल से बाहर है, स्कूल के अंदर है, तो या फेस लिफ्टिंग की ज़रूरत है या कुछ थोड़ा बहुत रिनोवेशन की ज़रूरत है, तो उस हवाले से इनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि इसकी कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी कोविड का ख़तरा अभी टला नहीं, तो इस सिलसिले में हमें अभी बहुत मोहतात रहना है। तो उस लिहाज से हमें स्कूल की सफाई का खास ख्याल हमें रखना है कि इसमें सैनिटाइज करना है, हमें स्कूल्स को फ्यूमिगेशन करनी है, स्कूल्स को और सफाई करनी है, स्कूल्स को अच्छी तरह से सफाई करनी है, और उसके साथ साथ वहाँ हाथ धोने का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और उसमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके बाद हमें और एक अहम मसला इसमें, क्योंकि अभी जो SOPs है, वो SOPs गाइडलाइंस जो हमें डायरेक्टरेट से आई है या MHRD से आई है या मेडिकल डिपार्टमेंट से है, उनको हम पूरी तरह से हमें फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ हमने कर लिया है कि जहाँ पर हमारा रोल अच्छा खासा है और जगह की कमी है, तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जो सरबराहान हैं कि वो वहाँ पे शिफ्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट्स में बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं, और उनको यकीनी बनाना है कि बिल्कुल ज़्यादा भीड़ जमा ना हो जाए, ना एंट्री पे ना एग्ज़िट पे, और क्लासेस के अंदर जो दूरी है, सोशल डिस्टेंस है, उसका एहतमाम करना है, उसका ख्याल हमें करना है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अब स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे महकमा सेहत के हवाले से। GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की बात करें तो नए तर्ज पे इस कॉलेज को तामीर किया गया, क्योंकि कुछ साल पहले ही इसकी जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल हुई है और वहाँ पे कामकाज शुरू किया गया है। मगर बिल्डिंग में अभी जहाँ पे ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे बीमारों को या तीमारदारों को कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जो लिफ्ट वहाँ पे लगाई गई थी वो काम नहीं कर रही है, इस हवाले से भी लोगों को दिक्कतें आ रही थी। जो नए वार्ड्स वहाँ पे तामीर किए गए हैं, वार्ड्स में बायतुल खुला को नहीं रखा गया है, जिसके लिए कई दुश्वारियों से वहाँ के बीमारों को
गुजरना पड़ रहा है। बीमारों ने इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ या उनके जो साथी तीमारदार होते हैं उन्होंने भी बात की इन परेशानियों के हवाले से कि सरकार ने या इंतज़ामिया ने इस पे कोई फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों लिफ्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है, क्यों वार्डों में बायतुल खुला को नहीं रखा गया है। इन पूरे मामलात पे वहाँ के लोगों ने बात की, हम आपकी नज़र करते हैं। पावर गसान बड़ मुश्किल गसान रात बजे ये साइड साइड पानस में गई लरन 5 बजे बे गो पावर सुबह सुल पे गई मे यीत सख्ती दलील बे कोम दूध पे बाथरूम कत गंदगी बम तत कोत मुश्किल गसान साफ तक कहें सफाई। दूसरा डॉक्टर आता है वो दूसरे दिन दूसरा डोज लगाता है, जो वो कल वाला डोज होता है 600 500 800 रुपए का लेते हैं हम डोज, वो ज़ाया हो जाता है। तीसरे दिन तीसरा डोज होता है, मुकम्मल इलाज नहीं होता है। डॉक्टर नहीं कोई एक इंजेक्शन मिलता है वक्तन फवक्तन, यहाँ पर सिरिंज भी नहीं मिलता है। ग्लूकोज की तो बात ही नहीं है, कोई एक ग्लूकोज किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। सर ये देखो ये सर ये बेड है, इसको ऑक्सीजन चल रहा है मगर दूसरे बेड को ऑक्सीजन नहीं है, इसको ये सिलेंडर है। तो जैसी लाइट हो जाती है तो ये बेचारा परेशान हो जाता है। हमें 4-5 दिन हो गए यहाँ सर, यहाँ इमिटेशन का बहुत बड़ी कमी है। डॉक्टर सही हैं, दवाई यहाँ पर कम मिलती है, सब बाहर से लानी पड़ती है और इधर कम चीज़ें मिलती हैं। लेटरिन नहीं है यहाँ पे, यहाँ वार्ड में बहुत दूर जाना पड़ता है। व्हील चेयर नहीं है यहाँ पे, कम मिलती हैं और यहाँ लिफ्ट नहीं है 2 महीने से। मरीज़ को नीचे लेना पड़ता है, अब कैसे लेंगे, मरीज़ के साथ एक आदमी है तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 महीने से बंद है सर, लिफ्ट का बहुत बड़ा पंगा है। यहाँ 12 रुपये का मसला है, उनको कब्ज़ी नहीं है। अब मरीज़ बाथरूम करेगा या दरवाज़ा पकड़ेगा। डीजी नहीं है, कम से कम पेशेंट को ऑपरेशन में थिएटर में ले जाते हैं, जब लाइट चली जाएगी उसको तो मरना ही है। यहाँ डीजी की कमी है, लाइट की बहुत कमी है। बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि बिजली में खलल पड़ रही है जिसकी वजह से वहां के बीमारों को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है। एक बड़ा मामला यह भी है जिसकी बीमारों ने बात की कि ऑक्सीजन सप्लाई उनको सही तरीके से नहीं मिल रही है, मुश्किलात उनको हो रही है। इस पूरे मामले को हमारे साथी इरशाद अहमद ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला मोहम्मद एजाज के सामने रखा और लोगों की शिकायत इस तरह की है, ये बताया कि क्यों ये मामला जो है ये हल नहीं हो रहा है। अगर से डीसी बारामूला ने कहा कि आज उनकी नोटिस में मामला को लाया गया है गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए, अब इस पे कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी वो आइंदा दिनों में पता चलेगी, मगर डीसी बारामूला का क्या कहना है इस हवाले से हम आपकी नज़र करते हैं। जहाँ तक जीएमसी बारामूला का ताल्लुक है, ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक मेडिकल कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, उसमें क्लासेस भी चल रही हैं। और जहाँ तक पेशेंट केयर का सवाल है, मैंने विज़िट भी किया है और सीनियर सिटीजन्स और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए एक सेपरेट काउंटर ऑपरेशनल करने के लिए मैंने कहा है, जो हो जाएगा। उसके साथ साथ जो बाकी इश्यूज़ हैं, जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनका जो मसला आपने उठाया है, चाहे वो पानी का हो चाहे वो बिजली का, जो आपने बताया, उसको यकीनी बनाया जाएगा। हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें डेडिकेटेड एक स्टेशन तैयार किया जाएगा जीएमसी बारामूला के लिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, यहाँ पे बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बीच में भी हमने देखा कि लोगों को कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। कहीं रोड की खस्ताहाली, कहीं पीने के पानी के हवाले से लोग परेशान हैं। बात करें काजीगुंड इलाके की, दर्दगुंड काजीगुंड का इलाका, वहाँ के लोगों ने, जो गुजर बस्ती है, वहाँ के लोगों ने कहा कि उनको पीने के पानी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। अगरचे वहाँ पानी उनको दिया जा रहा था, वो गंदा पानी मिल रहा था जिसकी वजह से वो लोग बीमार हुए। और बर्फबारी में उनको पानी नहीं मिला क्योंकि अभी उस इलाके में बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो वो बर्फ़ को पिघलाकर पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने और क्या शिकायत की इस हवाले से हम आपकी नज़र करते हैं। हमें पानी नहीं है, हमें पीने के लिए पानी नहीं है और किसी काम के लिए पानी हमें नहीं है। हम बर्फ का पानी बनाते हैं, यही पीते हैं। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम हमारी मदद करें, हमें पानी मिले, कि हमें पीने के लिए पानी नहीं है। हम ये पानी पीते हैं जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बीमार पड़े हैं, गंदा पानी पी पी के हमारा अंदर भी खराब हो गया है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारी मदद करें, हमें पानी मिल सके। हम ये कहना चाहते हैं, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुलिस्तान न्यूज के, जो यहाँ पर हमारे सामने आए और हमारे ये मसले देखे। पानी का है मसला है, रोड का मसला है, बहुत सारे मसले हैं हमारे यहाँ पर। हमें एक
परसों हम पीएचई दफ्तर गए थे, हम पानी लेने के लिए गए थे टैंकर को, वो आया, उसने पानी डाला, देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ सब ड्रम खाली हैं और बर्तन खाली हैं। हमें खाना पकाने के लिए 1 लीटर पानी भी इस वक्त मौजूद नहीं है कि हम अपने बच्चों को खाना पकाकर दे सकते। चलिए, एक तरफ पीने के पानी के हवाले से लोगों को मुश्किलात हैं, सड़कों के हवाले से मुश्किलात हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोगों तक पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, जो सड़कों की हालत जो है वो बेहतर कर रहे हैं, वो ठेकेदार हैं। और ठेकेदार कई सालों से परेशान है। साल 2014 के बाद की बात करें तो ठेकेदारों को पैसा वागुजार नहीं किया गया है और करोड़ों रुपया का मामला जो है वो सरकार के पास है। चाहे हम बात करें आरएनबी के हवाले से, पीएचई के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से, ठेकेदार कई बार सड़कों पे आए, एहतजाज किया क्योंकि बैंक इंटरेस्ट उनको बढ़ रहा है, उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, बैंक इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ उनकी घरेलू हालत भी अब जो है वो कसमपुरसी में चल रही है। कुपवारा के जिला कुपवारा के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे आज इरिगेशन पीएचई से वाबस्ता ठेकेदारों ने एहतजाज किया और एहतजाज किया कि सरकार ने उनका पैसा वागुजार नहीं किया है, उनको काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। और क्या कहा ठेकेदार ने, हम आपकी नज़र कर रहे हैं। आप बताएं, हमारी दाद फरियाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। 2014 में हमने काम किया है इरिगेशन डिवीजन कुपवारा में, लैंग्विशिंग और एआईबीपी में। स्पेशली एआईबीपी की बात करो, 2014 में एआईबीपी तब तक बॉक्स टेंडर थी, तब तक कोई ई टेंडरिंग वगैरह नहीं थी। ई टेंडरिंग 2018-19 में लागू हुई यहाँ पर, लेकिन 2014 में हमसे इन्होंने काम कराए हैं, लेकिन आज तक हमारी पेमेंट्स वागुजार नहीं हुई है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हम कंट्रैक्टर्स हैं, हम गवर्नमेंट को फाइनेंस करते हैं, नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं। हमने अपना पैसा लगाया है, बैंक से पैसा लिया है, इनके काम किए हैं जो आजकल दावे कर रहे हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं, हमारे चीफ इंजीनियर कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर रहे हैं कि हमने ये काम किए, वो काम किए, लेकिन पैसे हमारे डूबे हैं। काम हम लोगों ने किया है लेकिन पैसे हमें वापस नहीं मिल रहे हैं। हम 2014 से पीस रहे हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम और भी काम करते हैं, लेकिन जो हमारे पहली पेमेंट्स हैं वो आज तक वागुजार नहीं हुई। 7 साल हो गए। क्या कर रहा है ये ऑफिस यहाँ पर, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर 2 रोज बयान देते जा रहे हैं कि हमने वो किया, ये किया। हर डिवीजन में एआईबीपी में पेमेंट्स हो गई एक्सेप्ट दिस कुपवारा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुपवारा में क्या ऐसी परेशानी खड़ी हो गई जो हमारी पेमेंट्स नहीं हो रही है एआईबीपी में। हम चाहते हैं कि हमारी पेमेंट्स वागुजार की जाए, नहीं तो ऐसे दफातरों को बंद किया जाए। ये खोखले दावे जो गवर्नमेंट कर रही है, जो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स यहाँ पर कर रहे हैं, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ और स्पेशली अपने इरिगेशन चीफ इंजीनियर, कमिश्नर सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनसे मैं ये इस तरह करता हूं कि फौरी तौर हमारी पेमेंट वागुजार की जाए। अगर नहीं की गई तो इसके ज़ाती जिम्मेदार गवर्नर साहब से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक हैं। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।